क्या तुम्हें यकीन है कि इस शरीर में सिर्फ तुम्हारी ही आत्मा रहती है, या फिर कोई और भी है जो तुम्हारे भीतर अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठा है? सोचो, अगर उनकी गिनती 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 से 10 तक हो, तो तुम उन्हें पहचान पाओगे कैसे? कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी आवाज पराई? जब वो आत्माएं तुम्हारे शरीर पर अपना हक जताने लगेंगी, जब हर सांस, हर धड़कन उनका हो जाएगा, तब क्या तुम लड़ सकोगे उनके खिलाफ? या फिर धीरे धीरे तुम्हारा शरीर उनका घर बन जाएगा और तुम बस एक मेहमान जो कभी भी बाहर फेंक दिया जाएगा? विक्रम एक छोटे से गांव मालेवाड़ी में रहता था। विक्रम 22 साल का था। पुणे से बीए की पढ़ाई कर चुका था और छुट्टियों में अपने गांव आया था। शांत, जिम्मेदार, गांव के मंदिर में मदद करने वाला और अपने पिता के खेतों में हाथ बटाने वाला लड़का। उसकी मां सरस्वती ताई पूजा पाठ और कथा की बेहद भक्त थी। पिता गणपत राय सावंत पुराने जमाने के एक ईमानदार किसान थे। विक्रम का सबसे करीबी दोस्त था अनिकेत, जो उसके साथ पढ़ता था। बचपन से ही हर त्योहार, मेला और मस्ती में शामिल रहा। उस शाम बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। खेतों की मिट्टी से उठती धीमी खुशबू हवा में तैर रही थी। विक्रम और अनिकेत दोनों खेत का काम खत्म करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अनिकेत ने एक बीड़ी जलाई और विक्रम को पकड़ाई। ले भाई, कॉलेज की छुट्टी है तो थोड़ी हवा तो लगने दे दिमाग को। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। पुणे की पढ़ाई, गांव के लोग, सुधा से विक्रम की सगाई की चर्चा। तभी विक्रम अचानक चुप हो गया। उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर गई। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा। अबे बोल क्यों नहीं रहा? विक्रम ने शांति से कहा, तू देख नहीं रहा है क्या? कोई ऊपर बैठा है। अनिकेत ने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। पेड़ सिर्फ हवा से हिल रहा था और अंधेरा थोड़ा घना हो रहा था। चल अंदर चलते हैं, बारिश तेज होने वाली है। लेकिन विक्रम ने बस एक टक देखा और कहा, तू जा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। अनिकेत वहां से चला गया। विक्रम अब अकेला बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अचानक उसके शरीर में कुछ महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसके होठ अपने आप कुछ बोलने लगे, संस्कृत के शब्द जो उसने कभी सीखे नहीं थे। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उस पेड़ के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका सीधे विक्रम के शरीर पर उतरा। अगले ही दिन से विक्रम का बर्ताव अजीब हो गया। कभी वो खुद से बातें करता, कभी औरत जैसी आवाज में हंसता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की तरह कांपती आवाज में गालियां देता। दिन में अक्सर उसकी आंखें पलट जाती और वो घंटों चुपचाप दीवार को घूरता रहता। सबसे पहले ये बदलाव उसकी मां ने देखा। फिर अनिकेत को भी ये फर्क महसूस हुआ। एक दिन दोपहर में खेत पर उसने विक्रम को खुद से कहते सुना, मेरा नाम बसंती है, मुझे न्याय चाहिए। मैं वो नहीं हूँ, मैं बालाजी हूँ, मुझे जला दिया गया है। ये तेरा नहीं, मेरा शरीर है, तू इसमें क्यों आया है? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को समझ में आ गया कि विक्रम के साथ कुछ जरूर हुआ है। जब गांव के लोग उसे देखने आए, उसमें एक बुजुर्ग थे। उन्होंने ये बताया, बरगद का वो पेड़ जहां विक्रम उस शाम बैठा था, पुराने जमाने में फांसी देने की जगह थी। वहां जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। उनका मानना था कि उन आत्माओं में आपस में कोई पुराना संबंध था। किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी ने किसी को मारा, कोई गवाह था तो कोई बलि चढ़ाया गया। अक्सर दोपहर के समय
जब सूरज ठीक सर पर होता था, विक्रम सबसे ज्यादा असामान्य व्यवहार करता, मानो रोशनी में ही वो आत्माएं सबसे ज्यादा प्रखर होती थी। गांव में डर फैल गया। बच्चे विक्रम को देखकर भागने लगे और जब वो अकेला सड़कों पर चलता दिखता, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। अब सवाल ये था, यह आत्माएं क्या चाहती थीं और क्या वो विक्रम को कभी छोड़ेंगी? अमावस्या की रात को विक्रम ने कुछ अजीब मांग की। कभी वो आधी रात को जोर जोर से चिल्लाने लगता, मुझे काले मुर्गे की बलि चाहिए। तो कभी किसी को देखकर कहता, बिल्ली का खून दो। वो खून से सना खाना मांगता। तो कभी जले हुए चावलों की थाली। कई बार उसकी मां ने देखा कि वो अकेले में कच्चा मांस चबाने की एक्टिंग करता या मिट्टी खाने की कोशिश करता। गणपत राव और सरस्वती ये देखकर बहुत डरने लगे और विक्रम की चिंता करने लगे। अमावस्या की रात जैसे उन आत्माओं को एक नई ताकत मिलती। उस रात विक्रम पूरी तरह बदल जाता। उसका शरीर कांपता, मांसपेशियां अकड़ जाती और उसकी आवाजें एक साथ गूंजने लगती, जैसे एक ही समय में कई लोग उसके अंदर से बोल रहे हो। कभी कभी वो खुद को जमीन पर पटक लेता, तो कभी दीवारों पर सर मारता और चीखता, जैसे उसके अंदर युद्ध चल रहा हो। कोई डॉक्टर ये समझ नहीं पाया कि इतनी चोटें खुद कैसे लगी और उसका इलाज कैसे किया जाए। घर वाले और अनिकेत ने फैसला किया, हर अमावस्या को उसे बांध कर रखते और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाते, क्योंकि अमावस्या को अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो किसी और को भी मार सकता है। अब जब विक्रम की हालत काबू से बाहर हो चुकी थी, तो अनिकेत और गणपत राव मिलकर कोई तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगे। गणपत राव के दोस्त ने उसे वामन जोशी बाबा के बारे में बताया, जो पड़ोस के गांव में रहते थे और कई सालों से ऐसे मामलों की साधना कर रहे थे। अनिकेत और गणपत राव ने बाबा को विक्रम की हालत के बारे में बताया और खासकर अमावस्या की रात की कहानी बताई। बाबा ने घर आकर पहले विक्रम को दूर से देखा, फिर कुछ मंत्र पढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। तुरंत ही विक्रम की आंखें पलट गईं और वो जोर जोर से हंसने लगा। कभी एक औरत की आवाज में, कभी बच्चे की चीख में, तो कभी किसी बूढ़े पुरुष की आवाज में। बाबा समझ गए, इसके शरीर पर किसी ने कब्जा किया है, शायद एक से ज्यादा आत्माओं ने, और हर आत्मा की कहानी अलग है। इसको मुक्त करने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कुछ दिन तक इसका विशेष ख्याल रखो। इसे अकेला मत छोड़ना, किसी अजनबी से संपर्क ना होने दें और घर में हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। उचित मुहूर्त पर सभी आत्माओं की कहानी जानकर मैं उनकी मुक्ति की प्रक्रिया कर पाऊंगा। तब तक विक्रम को संभालना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतना बताकर बाबा वहां से निकल गए। अगले कुछ दिन विक्रम के घर वालों ने उसका ख्याल रखा, उसे बाहर जाने से रोका और उसने जो कुछ मांगा